नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधन क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में बेसिकली बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा वाले विषय को दोस्तों हम इसमें एक एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक होगा डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स तथा डिजिटल पेमेंट एंड ई कॉमर्स हमारा आज का टॉपिक होगा। इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में मैक्सिमम हेल्प मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। बाकी कोई डिस्कशन नहीं होगा और ये आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ये सीरीज जो है 2024 के साथ ही साथ में 2024 से लेकर के 2027 तक के सभी छात्रों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जो भी नए छात्र हैं प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, उसमें आपको सभी आपकी आवश्यकता के जितने भी विषय हैं वो सभी विस्तार पूर्वक आपको पढ़ने को मिलेंगे। निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है, कंप्लीट विषय है, मैक्सिमम विषय हम कवर कर चुके हैं। नोट्स के साथ में आपको नोट्स भी उसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाते हैं, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आज के सेशन का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, आई बैंकिंग जो है और किस रूप में जानी जाती है। जैसा कि मैंने कल वाले सेशन में बताया था आपको, एक क्वेश्चन हमने आई बैंकिंग का लिया था कल वाले सेशन में, लास्ट वाला क्वेश्चन था, और इसी से हमारी आज की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आई बैंकिंग और किस रूप में इसे जाना जाता है। विकल्प दिए गए हैं आपको, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग या ऑल, अर्थात कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो जो आपकी ई बैंकिंग है, आई बैंकिंग है, आई बैंकिंग हम ऑनलाइन, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग इन तीनों रूपों में इसको जानते हैं, अर्थात कि इनके जो है आई बैंकिंग के ये तीन रूप, अलग अलग रूप हैं। तो आई बैंकिंग सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग को ही आई बैंकिंग नहीं कहेंगे, बल्कि वो ई बैंकिंग भी उसमें समाहित होगा, साथ ही साथ वर्चुअल बैंकिंग भी उसी में शामिल होगा। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ आई बैंकिंग। पूछा गया है आई बैंकिंग की फीचर क्या है, मतलब विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है ना। आई बैंकिंग की विशेषता, सिक्योरिटी, सिक्योर, सुरक्षा, कन्वीनियंट और इसके अलावा इजी एक्सेस। तो सिक्योर सुरक्षा और एक कन्वीनियंट का मतलब हो जाएगा यहां पर सुविधाजनक। ठीक है ना, सुविधाजनक। और इजी एक्सेस, आसान पहुंच। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कहें तो, लेकिन जो बैंकिंग वाले वर्ड है उनको इंग्लिश में ही याद रखना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा उचित होगा, और इजीली उनको याद भी रखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आई बैंकिंग की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। तो आई बैंकिंग की जो विशेषता है, सिक्योर होने के साथ ही साथ में कन्वीनियंट भी ये होती है, इसकी सेवाएं कन्वीनियंट भी होती है और इजी एक्सेस भी होती है। और इसीलिए दोस्तों वर्तमान में आई बैंकिंग का प्रयोग वो जो है मैक्सिमम बढ़ता ही जा रहा है, अधिकतम रूप से बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आई बैंकिंग का यूज बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द वे टू ट्रांसफर द फंड ऑनलाइन। फंड को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के तरीकों के बारे में पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं आपको, एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस, या फिर ये सभी। याद रखिएगा। तो यहां पर ऑनलाइन फंड को ऑनलाइन पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के कौन कौन से तरीके हैं। अब आप कौन कौन से तरीकों को जानते हो, तो मेरे ख्याल से अगर आपने कभी भी ऑनलाइन ट्रांसफर का सिस्टम यूज किया होगा ना, तो एनईएफटी और आईएमपीएस से तो 99% स्टूडेंट अच्छे से परिचित होंगे कि एनईएफटी क्या होता है और आईएमपीएस क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा अगर यहां पर आपको परिचय दूं, तो एनईएफटी भी, इसमें कोई पेमेंट की लिमिट नहीं होती है। जितने भी आप मोबाइल ट्रांसफर करते हो, है ना, फोन पे, गूगल पे सब यूज करके, तो वो जो है एनईएफटी के माध्यम से ही आपका फंड ट्रांसफर होता है। तो ये एनईएफटी की अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम लिमिट होती है 5 लाख रुपए, बट मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती। 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक का जो है ट्रांसफर आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा जो है इसमें और आईएमपीएस दोनों में, जो अगर हम लिमिट की बात करें ना, एनईएफटी और आईएमपीएस की, तो दोनों की लिमिट एक जैसी होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एनईएफटी में फंड ट्रांसफर होने में कुछ समय लगता है, जबकि आईएमपीएस में फंड ट्रांसफर तुरंत होता है, इसमें समय
में नहीं लगता है। अब ऑप्शन बच जाता है आरटीजीएस। तो ये आरटीजीएस क्या है दोस्तों? तो आरटीजीएस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसकी जो मिनिमम लिमिट होती है, मतलब आरटीजीएस के माध्यम से अगर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका जो अमाउंट की लिमिट है वो कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए। 2 लाख रुपए से कम ट्रांसफर आप आरटीजीएस के अंतर्गत नहीं कर सकते। ठीक है ना? बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये तीनों ही तरीके हैं ऑनलाइन फंड को ट्रांसफर करने के, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईएफटी स्टैंड फॉर। एनईएफटी स्टैंड फॉर, या इसी क्वेश्चन को जो है फुल फॉर्म के रूप में भी पूछ लिया जा सकता है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। क्लियर है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ्लॉट ट्रांसफर, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। या थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है स्पेलिंग में, याद रखिएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एनईएफटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दैट मींस कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यहां पर जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो जितने भी टर्म आपने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इन सभी के फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हर एक पर मैं एक एक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लेकर के आया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्त? आरटीजीएस स्टैंड फॉर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल टाइम जियोग्राफी सेटलमेंट होगा, या रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होगा, या रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होगा। रियल टाइम माफ कीजिएगा, यहां पर ये रियल टाइम है और ये रियल टाइम है। ठीक है ना, दोनों में स्पेलिंग डिफरेंस है। इसके अलावा ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। दैट मींस कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस। अभी तुरंत पहले ही मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट क्या होनी चाहिए, तो अभी बताया था। देखिए एनईएफटी और आईएमपीएस की मिनिमम लिमिट 1 रुपया, ठीक है ना, लेकिन आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी होती है? कम से कम 2 लाख रुपए। कितनी? 2 लाख रुपए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा स्पीड से लेंगे क्योंकि कल वाला सेशन में हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन सेशन बहुत लंबा चला गया, 37 मिनट का हो चुका था, जो कि मैक्सिमम था, बहुत ज्यादा था। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज इतनी लंबी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईएमपीएस स्टैंड फॉर। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, या ऑप्शन बी कहता है इमीडिएट पेड सिस्टम है, या इंडायरेक्ट पेमेंट सिस्टम है, या फिर ये सभी है। तो सभी तो हो नहीं सकता, किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रिवीजन के लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टूल्स हेल्प टू मैनेज। जो फाइनेंशियल टूल होते हैं, वित्तीय उपकरण जो होते हैं, देखिए हिंदी मत जाइए, शब्द थोड़े से ऐसे उटपटांग मिलेंगे ना कि कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो ये जो बैंकिंग वाले जो भी सिस्टम है ना, जो भी वर्ड है उसको इंग्लिश में ही याद करोगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फाइनेंशियल टूल जो होते हैं जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है हर एक चीज का, तो वो किसके मैनेजमेंट के लिए होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, असेट मैनेजमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के लिए, या इनकम के मैनेजमेंट के लिए। तो एग्जैक्टली जो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी कॉर्पोरेशन में, जो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं वो उस संस्था के एसेट, उस संस्था की जो संपत्ति होती है, एसेट होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। उसमें जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, या उसकी आय, इनकम को मैनेज करने के लिए। तो एग्जैक्टली इन तीनों को ही मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल टूल्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एम ऑफ फाइनेंशियल टूल इज टू। तो फाइनेंशियल टूल्स का एम क्या है? लक्ष्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? जो फाइनेंशियल टूल्स हम बात कर रहे हैं उनका एक एम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? क्या, देखिए 3 ऑप्शन है आपके सामने। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, इसका प्रथम लक्ष्य हो सकता है, या ऑप्टिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना, या प्रॉफिट को वैल्यूएट करना। कौन सा होगा तीनों में? तो फाइनेंशियल टूल्स का, चाहे संस्था कोई सा भी कॉर्पोरेशन हो,
अपने फिनेंशियल टूल्स का मैक्सिमम यूज वो उस वे में करना चाहेगा जिस वे में उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, मतलब मैक्सिमाइज हो सके, बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। क्लियर है? ऑप्शन आपका यहां पर भी ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ फिनेंशियल टूल्स। तो फिनेंशियल टूल्स के की कंपोनेंट कौन से हैं, मतलब मुख्य तत्व कौन से हैं, मूल तत्व कौन से हैं? फिनेंशियल टूल्स के मूल तत्व पूछा गया है, की कंपोनेंट पूछे गए हैं आपसे। रिटेल एजेंट है, डिवाइसेस है, सभी दोनों हैं, या दोनों में से कोई नहीं। अब यहां पर थोड़े से कॉमन सेंस का यूज करने की आवश्यकता है। सिलेबस नहीं भी पढ़ा होगा तो भी इस प्रकार के क्वेश्चन का आप आंसर इजीली दे सकते हो। देखिए क्या पूछा गया है, जो फिनेंशियल टूल्स होते हैं, फिनेंशियल टूल्स क्या करते हैं दोस्त, मैनेजमेंट का काम देखते हैं। कौन से मैनेजमेंट का, तो उसमें उस कारपोरेशन या कहें कि कोई सी भी कंपनी हो, उस कंपनी का जो भी आना जाना आवक जावक जो होती है उसका, है ना, लॉस एंड प्रॉफिट होता है, बैलेंस शीट तैयार करना वगैरह, तो उन सब को मैनेज करने का काम ये फिनेंशियल टूल्स करते हैं। तो फिनेंशियल टूल्स के मुख्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं यार? देखिए, बैलेंस शीट तैयार करना हो, P&L अकाउंट तैयार करना हो, या किसी प्रकार का मैनेजमेंट करना होगा, उसके लिए उसे चाहिए इंफॉर्मेशन। बिना इंफॉर्मेशन के फिनेंशियल टूल्स कोई सा भी कार्य नहीं कर सकते, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जब उसको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है तो इंफॉर्मेशन कहां कहां से उसे मिल सकती है? रिटेल एजेंट से मिल सकती है, एग्जैक्टली मिल सकती है कि उस कंपनी का जो भी एजेंट है, जो रिटेल शॉप पर जाकर के फेस टू फेस कॉन्टेक्ट बनाता है, उससे जो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, जो नॉलेज मिलता है, उसका यूज ही यहां पर करते हैं। इसके अलावा डिवाइसेस, और आजकल तो डिवाइसेस का ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि आज डिजिटल लाइफ में हम जी रहे हैं। तो आज रिटेल एजेंट का महत्व थोड़ा कम हो चुका है, डिवाइसेस का महत्व अब इंक्रीज होने लगा है। जबकि पिछले लंबे समय से इंडिया में जब तक 4G नहीं आया था, तब तक रिटेल एजेंट का महत्व कुछ ज्यादा हुआ करता था और डिवाइसेस का महत्व थोड़ा कम हुआ करता था, लेकिन कम होता था। लेकिन आज डिवाइसेस का महत्व ज्यादा होने लगा है। कुल मिलाकर के इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स। है ना, टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से, अकाउंटिंग, बजटिंग, बिलिंग, या फिर ये सभी। तो खट से आप लोग राइट मारोगे ऑप्शन डी पर, ये सभी। भाई अकाउंटिंग, बजटिंग, बिलिंग, ये सबसे टॉप मैनेजमेंट के टूल्स हैं। अकाउंटिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आप समझते हैं उस कंपनी के साथ क्या हो सकता है। बजटिंग नहीं होगी तो उसके शेयर होल्डर के साथ क्या क्या हो सकता है, आप भली बात जानते हैं। बिलिंग सही नहीं होगी तो अकाउंटिंग किसी भी रूप में सही नहीं हो सकती है। ये तीन सबसे कहें कि टॉप फाइनेंशियल टूल्स है, अकाउंटिंग, बजटिंग और बिलिंग्स। इसलिए करेक्ट आंसर इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओटीपी मींस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। कभी ना कभी इस ओटीपी का यूज आप लोग सभी लोगों ने किया है। ओटीपी का उसी ओटीपी की बात कर रहा हूं जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आती है। ओटीपी का मतलब क्या होता है? ओटीपी का मतलब क्या है? वन टाइम पासवर्ड। फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड है, या फिर वन टाइम पासपोर्ट है, या वन टाइम पासवर्ड, वंस टाइम पासवर्ड है, वंस टाइम पासवर्ड है। क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? या फिर ऑप्शन डी को लीजिए, ये सभी हो जाएंगे क्या? और अभी बताया था मैंने, किसी एक वर्ड के तीन फुल फॉर्म कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों सभी अच्छे से जानते हैं ओटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। कौन सा? वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, ओटीपी इज यूज्ड फॉर। ओटीपी किस लिए यूज की जाती है? ओटीपी किस लिए यूज की जाती है? अब ध्यान सुनिएगा। ग्रांटिंग परमिशन, सामने वाले की परमिशन लेने के लिए, वेरीफाइंग यूजर, जो यूजर है उसको वेरीफाई करने के लिए, या ऑथेंटिफिकेशन, उसको प्रमाणित करने के लिए। बताइए क्या ओटीपी का यूज क्यों होता है? परमिशन लेने के लिए सामने वाले की। भाई आपकी परमिशन लेने के लिए आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपकी अगर आप एग्री होंगे तो आप उस ओटीपी को सामने वाले को देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो ये हो जाता है आपका परमिशन। ठीक है ना? वेरीफाइंग यूजर,
तो यूजर को वेरीफाई करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए ओटीपी उस नंबर पर सेंड की जाती है। क्लियर है? तो वेरीफाई भी हो गया, और ऑथेंटिफिकेशन मतलब कि प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। तो जिस यूजर के लिए ओटीपी जनरेट की गई है उसका ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए माफ कीजिएगा, ओटीपी का यूज किया जाता है। क्या सही है? एग्जैक्टली तीनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर स्टैंड फॉर। क्यूआर भी वही, आप जो मोबाइल में क्यूआर को स्कैन करते हो ना, उसी की बात कर रहे हैं। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्त? क्विकली रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स या क्विकली रिस्पॉन्स होता है, या क्विक रिस्पेक्ट होता है, या फिर कोई नहीं। तो क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होगा? रट लीजिए, याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना इसका फुल फॉर्म याद नहीं है क्यूआर का। क्विक रिस्पॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्विक रिस्पॉन्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूपीआई स्टैंड फॉर। यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेड सिस्टम, या ये सभी? क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहां पर एक बात आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, ये तो इसका एग्जैक्ट यूपीआई का एग्जैक्ट फुल फॉर्म हो चुका है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लेकिन कभी कभी कई प्लेटफॉर्म, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, इस जो लास्ट में इंटरफेस वर्ड है ना, इस इंटरफेस वर्ड के स्थान पर सिस्टम वर्ड यूज करते हैं, सिस्टम वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर कभी आपको एग्जाम में ऑप्शन में इंटरफेस देखने को नहीं मिले, वो सिस्टम देखने को मिले, तो बेधड़क होकर के उस ऑप्शन को टिक लगाने में बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तरीके पूछे गए हैं आपसे कि भाई पेमेंट को डिजिटली पेमेंट करने के तरीके कौन कौन से हैं। क्या यूपीआई से हम डिजिटली पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आप सभी एक साथ जवाब देंगे, यस सर कर सकते हैं। ओके, तो क्या एईपीएस के माध्यम से हम पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन? तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए फुल फॉर्म भी साथ में लिख करके लाया हूं। रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। रट लीजिएगा इसको, ठीक है ना। यूपीआई, एईपीएस और क्रेडिट कार्ड, ये सभी ऑनलाइन पेमेंट करने के तरीके हैं। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज मात्र हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन बहुत जल्दी सीरीज कंप्लीट होने वाली, भागिएगा मत, बने रहिएगा। यूएसएसडी, यूएसएसडी, यूएसएसडी क्या है? यूएसएसडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूएसएसडी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। ये यूएसएसडी का फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। और ये क्या होता है? अरे भाई, ये डेटा की सर्विस देने वाला एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। जो मोबाइल जो पेमेंट होता है ना आपको, उसे मैनेज करने का काम ये करता है। क्लियर है? तो मोबाइल, माफ कीजिएगा, मोबाइल सिस्टम जो होता है, मोबाइल का जो सिस्टम है उसे मैनेज करने का ये काम करता है। इसके माध्यम से ही मोबाइल सिस्टम चलता है। तो यहां पर पूछा गया है आपसे कि यूएसएसडी का मतलब क्या है, या इसका फुल फॉर्म क्या है, या किस प्रकार का ये सर्विस होती है। वायरलेस एप्लीकेशन होता है, ये वायर्ड एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो माफ कीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है यूएसएसडी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो वायरलेस एप्लीकेशन के लिए प्रयोग की जाती है। ये एक सॉफ्टवेयर मात्र है। क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। वायरलेस एप्लीकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट जाए, विस्तार से कुछ पढ़ने का अगर दिल करे ना, तो उसको तुरंत सेशन कंप्लीट होते ही, अभी फिलहाल आप नोट कर लीजिए, और सेशन कंप्लीट होते ही उसको गूगल धड़ाधड़ गूगल मार लीजिए। और एक बार गूगल कर लिया आप लोगों ने इसके बारे में, इसी का यूएसएसडी का ही मतलब नहीं है, जिससे संबंध में भी आपको कंफ्यूजन हो, उस वर्ड को उठाइए, गूगल पे डाल दीजिए, थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़ना है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने में मान लीजिएगा उसके चारों तरफ के 360 डिग्री पर आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाएंगे उस टॉपिक से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन केस ऑफ डेबिट कार्ड,
पूछा गया है कि डेबिट कार्ड के केस में, अरे आपके जेब में जो एटीएम रखा है ना उसी की बात हो रही है। डेबिट कार्ड के केस में मनी शुड बी डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, डेबिट कार्ड जब आप यूज करते हो, जैसे कि आप पेमेंट निकालते हो डेबिट कार्ड से, कौन है भाई, डीएबीबी इंदौर ऑफिशियल, ओके साइलेंट कर दिया। सुनिए, डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट निकालते हो तो उस समय पेमेंट कहां से कटता है, मात्र क्वेश्चन ये बोल रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ लिया, ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। पेमेंट निकालते वक्त डेबिट कार्ड से जब पेमेंट निकालते हो तो पैसा किस खाते से कटेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ऑप्शन में दिया गया कस्टमर बैंक अकाउंट से कटेगा, या इश्यूइंग अथॉरिटी अकाउंट से कटेगा, या दोनों से कटेंगे, या फिर किसी में से भी नहीं कटेगा। तो यार एटीएम का यूज करोगे, डेबिट कार्ड का यूज करोगे तो जो खाते में जमा है आपका पैसा वही निकलेगा ना। तो आपके खाते में जमा पैसा है, दैट मींस कि आप क्या हो बैंक के लिए, बैंक के लिए आप कस्टमर हो, तो कस्टमर बैंक अकाउंट से पेमेंट कटेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ फंड फॉर डेबिट कार्ड। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड में जो फंड होता है, पैसा होता है, उसके सोर्सेस क्या है, उसका सोर्सेस क्या है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, या फिर दोनों, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपको डेबिट कार्ड सेविंग अकाउंट पे भी मिल जाता है और करंट अकाउंट पे भी मिल जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हेन कस्टमर यूज डेबिट कार्ड, जब कस्टमर डेबिट कार्ड यूज करता है तो आगे ऑप्शन देखिए, नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, या फिर ऑप्शन बी इंटरेस्ट इज चार्ज, आपसे ब्याज अर्थात इंटरेस्ट लिया जाता है, या ऑप्शन सी फिक्स अमाउंट इज टेकन, एक फिक्स अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब डेबिट कार्ड आप यूज करते हो तो आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि आप वही पैसा निकाल रहे हो जो बैंक में जमा है आपके खाते में। ठीक है, हाँ, डेबिट कार्ड के स्थान पर अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो फिर आपसे चार्ज लिया जाएगा, और उस केस में मतलब क्रेडिट कार्ड के केस में यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए, इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। लेक्चर नंबर 4 में दोस्तों हम इसके आगे के कुछ बचे हुए पार्ट पर हम बात करेंगे, जिसमें 22 क्वेश्चन और आगे इस वाले पार्ट के बचे हुए, जिन्हें हम अगले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक साथ लेकर आने में बहुत ज्यादा लेंदी सेशन हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी सुविधा हो और मुझे आप लोगों के सामने आने में भी सुविधा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा टाइम की मेरे पास कुछ ज्यादा ही कमी है। तो अभी कुछ दिन और रहने वाली है, क्योंकि अभी ओनली थर्ड ईयर के ही सेशन चल रहे हैं, है ना। फर्स्ट और सेकंड ईयर के कोई सेशन में अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक से पॉसिबल है कि मैं सभी सेशन स्टार्ट कर दूं। और ये कहानी में काफी लंबे समय से आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ, अभी तक कर नहीं पाया। बट दोस्तों यार, आप समझते हो आप लोग भी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी जरूर रहती है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सेशन से जाने वाला हूँ, लेकिन हाँ, बना हुआ हूँ आप लोगों के लिए। एक सेशन कम से कम मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा पर डे, जब तक टाइम नहीं है तब तक भी। बट जैसे ही मैं फ्री होकर के कंप्लीटली स्टूडियो में आ जाऊंगा तो आपको कंप्लीट सेशन आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।